गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएनएस संधायक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट काइंड ऑफ वेसल। आईएनएस संधायक जो कि आजकल चर्चे में है, ये किस तरह की वेसल है, आपको ये बताना है। तो इंडियन नेवी ने हाल ही में कमीशन कर दिया है अपने लेटेस्ट सर्वे वेसल को, जिसका नाम है आईएनएस संधायक। कहाँ पे? वाइजैक में। और याद रखिएगा, ये पहली है इन द सीरीज ऑफ 4 लार्ज सर्वे वेसल। ठीक है, क्या है ये? सर्वे वेसल शिप है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है जीआरएससी कोलकाता में। प्राइमरी पर्पस इसका है हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट करना फॉर पोर्ट अप्रोचेस और नेविगेशनल रूट्स को चेकआउट करना। साथ ही ये जो वेसल है ये कवर करेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, साथ ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, और इससे हमें बहुत सारे ओशनोग्राफिक डेटा मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल्दो इसकी लिमिटेड डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, फिर भी ये सर्व करता है एज अ हॉस्पिटल शिप। इसमें इक्विप्ड हैं डिफरेंट एडवांस टूल्स और इसकी लेंथ है लगभग 110 मीटर्स, जिसमें कि डिस्प्लेस करता है 3400 टन्स, और इसमें 2 डीजल इंजन्स हैं इसको पावर करने के लिए। तो इससे हमारी जो इंडिजिनस कंटेंट और मल्टीफंक्शनल कैपेबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। ठीक है, तो आईएनएस संधायक क्या चीज़ है? याद रखिएगा, ये एक सर्वे वेसल शिप है, ना ही फ्रिगेट है, ना ही नेवल डिस्ट्रॉयर है, और ना ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। आंसर इज ए ऑप्शन, सर्वे वेसल शिप। चलिए यहाँ पे कुछ इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच नेवल शिप वॉज रिसेंटली डीकमीशन्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग 38 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द इंडियन नेवी। कौन सी नेवल शिप है जो हाल ही में डीकमीशन हुई है इंडियन नेवी को 38 ईयर्स तक सर्व करने के बाद? तो इसका नाम था आईएनएस निरूपक, और कुछ दिनों पहले ही इसको डीकमीशन कर दिया गया है। Recently, which oceanographic research vessel of the Indian Navy has embarked on the Sagar Maitri Mission 4 to the country Oman? कौन सी oceanographic research vessel है इंडियन नेवी की जो कि यूज की गई सागर मैत्री मिशन 4 के दौरान टू द कंट्री ओमान? इसका नाम था आईएनएस सागर ध्वनि। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी रिवाइज किए हैं, अगर आपको याद हो तो। The Indian Navy recently re-inducted which ship that returned from Maldives after extensive repairs and upgrades at the Naval Dockyard in Visakhapatnam? इंडियन नेवी ने कौन सी ऐसी शिप को री-इंडक्ट कर लिया है जो कि मालदीव से वापस आई थी, और उस पर हमने डिफरेंट रिपेयर्स और अपग्रेडेशन की हैं, और उसके बाद हमने फाइनली इसको री-इंडक्ट कर लिया है। तो इसका नाम है आईएनएस तरमुगली। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी शिप है जो मालदीव से हाल फिलहाल वापस आई है। इसका नाम है आईएनएस तरमुगली, जिसको कि हमने रिपेयर्स और अपग्रेडेशन के बाद फिर से अपनी फ्लीट में रीइंडक्ट कर लिया है। आईएनएस सुमित्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट काइंड ऑफ वेसल? ये एक तरह का पेट्रोल वेसल है। ठीक है, आईएनएस कबरा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ टाइप ऑफ व्हाट नेवल वेसल? ये भी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। आईएनएस इम्फाल विच इज इंडियाज फर्स्ट नेवल एसेट नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज अ डैश। आईएनएस इम्फाल बेसिकली क्या है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये इंडिया का पहला नेवल एसेट है, ये बेसिकली एक डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर शिप क्या चीज़ है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू द चाइल्ड लेबरर्स? कौन सी गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया ऑपरेशन स्माइल एक्स को चाइल्ड लेबरर्स को बेसिकली रेस्क्यू करने के लिए? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना की जो पुलिस है उन्होंने कंडक्ट किया ऑपरेशन स्माइल एक्स को, जिसके बाद इन्होंने रेस्क्यू किया है 3479 चाइल्ड लेबरर्स को स्टेट वाइड। और साइबराबाद की जो पुलिस है उन्होंने अकेले 718 चिल्ड्रन को सेव किया, और जिसके बाद 526 बच्चों को उनके पेरेंट्स से भी मिलाया गया था। ठीक है, और 329 इसमें से ऐसे बच्चे थे जो कि स्टेट के अंदर थे, वहीं जो 389 नंबर है वो दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चे थे। ठीक है, तो पूरे के पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो 2947 बच्चों को रीयूनाइट किया गया उनके पेरेंट्स के साथ, और इसमें 676 पुलिस पर्सोनल ने काम किया टीम्स में, और इन्होंने कोऑर्डिनेट किया विथ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एनजीओज। तो इस ऑपरेशन की वजह से क्या रिजल्ट हुआ फाइनली कि 254 रजिस्टर्ड केसेस अब हैं इन द साइबराबाद कमिश्नरेट। ठीक है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ऑपरेशन स्माइल एक्स को लॉन्च किया है? पर्पस क्या है? चाइल्ड लेबरर्स को रेस्क्यू करना। तो आंसर है तेलंगाना स्टेट। ओके, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कामाख्या दिव्यलोक परियोजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये परियोजना किस स्टेट से रिलेटेड है, आपको ये बताना है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असम स्टेट, और ये बेसिकली 498 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इसका बेसिक एम है जो कामाख्या टेम्पल पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस है गुवाहाटी असम में, उसको ट्रांसफॉर्म कराना, और इसके लिए डिफरेंट इन्हांसमेंट किए जाएंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ के अपग्रेड किया जाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाई जाएगी, और टेम्पल ब्यूटिफिकेशन पे काम किया जाएगा। ठीक है, और जो भी और फैसिलिटीज़ हैं डिवोटीज़ के लिए उनको भी और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पज़ है कि टूरिज्म को बूस्ट किया जाए नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में। और इस टेम्पल की खास बात क्या है, ये पाया जाता है अटॉप नीलाचल हिल, और यहाँ पे एक एनुअल अंबुबाची मेला भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंबुबाची मेला किस स्टेट में मनाया जाता है। योर आंसर इज असम स्टेट। Recently, which state government police adopted self-balancing e-scooters for the smart petrol? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है जिन्होंने सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स को अडॉप्ट किया है स्मार्ट पेट्रोल्स के पर्पज से? तो यहाँ पे आंसर है उत्तराखंड स्टेट। तो फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पुलिस ने अडॉप्ट किया है सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को, जिससे कि ये पेट्रोल कर सकें बेहतर तरीके से हरिद्वार की सड़कों पे। और ये जो स्कूटर्स हैं ये पार्ट हैं इनके नए लॉ इन्फोर्समेंट मेथड का, और इसका पर्पस है कि सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकें फॉर द लोकल्स एंड द टूरिस्ट। तो ये जो स्कूटर्स हैं इनको कौन डोनेट करेगा? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इनको आप यूज कर सकते हैं क्राउडेड और नैरो एरियाज में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पुलिस। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट कहाँ पे है? आंसर इज तमिलनाडु। Digital detox initiative recently seen in the news is associated with which Indian state? ये इनिशिएटिव है कर्नाटका का, और बेसिक पर्पस क्या है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वजह से जो उसके साइड इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उनके बारे में ध्यान देना। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सेंचुरी लाई करती है तमिलनाडु स्टेट में। कल हमने बात करी थी कि ये सेंचुरी किस वजह से न्यूज में आई थी। ठीक है, तो कोई अगर डिटेल में इसको पढ़ना चाहता है या देखना चाहता है तो वो कल का लेक्चर रेफर कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024? थीम क्या है वर्ल्ड कैंसर डे के लिए, आपको ये बताना है। तो वर्ल्ड कैंसर डे, जिसको हर साल हम 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन हम कैंसर के ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। और जाहिर सी बात है कैंसर की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि अफेक्टेड हैं, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी क्लोज द केयर गैप। ठीक है, अगर आपसे सब थीम पूछी जाएगी तो सब थीम हमने रखी थी टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ओके, तो यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है आपको। वर्ल्ड कैंसर डे हम हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। थीम थी क्लोज द केयर गैप, और सब थीम थी टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। चलिए अगली स्लाइड में कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए हमने थीम क्या रखी थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सारे लोग कमेंट्स बताएंगे कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे सेलिब्रेशंस 2024? इसको होस्ट किया था चेन्नई सिटी ने, जो कि तमिलनाडु में लाई करती है। ऑन विच डे इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एनुअली टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी? तो नेशनल यूथ डे हम हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ऑन विच डे इज नेशनल यूथ डे, सॉरी इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड माइनॉरिटी राइट्स डे आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? ये दोनों के दोनों दिन एक ही पर्टिकुलर डे में सेलिब्रेट होते हैं, और वो दिन है 18 दिसंबर। ठीक है, इस दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस अरेबिक लैंग्वेज डे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 18 दिसंबर। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिग्नस X1 रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सिग्नस X1 क्या है आपको ये बताना है। तो बेसिकली ये एक तरह का ब्लैक होल है। किस वजह से न्यूज में आया था इसकी बात कर लेते हैं। जो इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, हाल ही में इसने सक्सेसफुली मेजर कर लिया है एक्सरे पोलराइजेशन को सिग्नस X1 ब्लैक होल सिस्टम के, और इसको 4 डिकेड पहले इस ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया था, और ये वन अमंग द फर्स्ट कन्फर्म्ड ब्लैक होल सिस्टम है जिसको कि पाया गया था हमारी गैलेक्सी में। और ये जो ब्लैक होल है इसकी बात अगर हम करें तो ये 20 टाइम्स ज़्यादा वेट रखता है दैन सन का मास, और साथ ही ये 400 टाइम्स ज़्यादा दूर है अर्थ और सन के डिस्टेंस है। मीन्स अर्थ और सन में अगर x डिस्टेंस है तो इसका डिस्टेंस जो है वो 400x है। ठीक है,
तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि सिग्नस X1 क्या चीज़ है, ये एस्ट्रॉइड नहीं है, कोई मून नहीं है, बल्कि ये एक ब्लैक होल है। ठीक है, चलिए कुछ रिसेंट न्यूज़ देख लेंगे। व्हाट इज अल्दब्रा रेल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। अल्दब्रा रेल क्या है आपको ये बताना है। याद रखिएगा ये एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में आई थी? एक्चुअली इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था 1,30,000 साल पहले, लेकिन फिर से ये रीअपियर हो चुकी है बिकॉज ऑफ आइटरेटिव एवोल्यूशन। ओके, ये पाई गई है अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट में और इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में आ गई थी। याद रखिएगा अल्दब्रा रेल एक फ्लाइटलेस बर्ड है। एंडेंजर्ड फॉरेस्ट आउलेट रिसेंटली साइटेड एट विच टाइगर रिजर्व। एंडेंजर्ड फॉरेस्ट आउलेट हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाए मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे लाई करते हैं, तो आंसर है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 3 बार इन फॉरेस्ट आउलेट को यहाँ पे पाया गया है और इनिशियली इसको पाया गया था 1873 में और बाद में इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था आफ्टर 1884, लेकिन 1997 में एक बार फिर से ये दिखे थे और ये काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक होते हैं सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके और भी स्टेट्स में पाए जाते हैं। और याद रखने वाली बात क्या है कि IUCN रेड लिस्ट जो है उसमें इनका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ घर पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। जो घर एक्रोनिम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिजिटल तरीके से ट्रैक और मॉनिटर करना चिल्ड्रन के रेस्टोरेशन और रिपैट्रिएशन को। ठीक है, तो घर पोर्टल को डेवलप किया है NCPCR ने। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और इसके थ्रू फैसिलिटेट किया जा रहा है डिजिटल मॉनिटरिंग एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं वो इस पोर्टल की चेकलिस्ट को यूज़ कर सकती हैं टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन जो कि ज़रूरतमंद है और फिर उनको डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम के साथ लिंक किया जाएगा और उनकी जो फैमिली है उनको मजबूती दी जाएगी ड्यूरिंग रेस्टोरेशन। ठीक है, तो घर का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल और इसका पर्पस है डिजिटली ट्रैक एंड मॉनिटर द रेस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। दार्लीपली थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये थर्मल पावर प्लांट आपको मिल जाएगा ओडिशा स्टेट में। ठीक है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में नए चीफ हाइड्रोग्राफर कौन नियुक्त हो चुके हैं आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है वाइस एडमायरल लोचन सिंह पठानिया। ये चीफ हाइड्रोग्राफर हो चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए और ये हाइड्रोग्राफी स्पेशलिस्ट हैं जिनका एक नेवल कैरियर है पिछले 4 डेकेड्स में। इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था 1990 में इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। साथ ही इन्होंने कमांड की है शिप्स दर्शक को भी और इसके अलावा संधायक को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कैरी आउट किया है अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे अक्रॉस इंडिया एंड द इंडियन ओशन रीजन। तो फिलहाल नए चीफ हाइड्रोग्राफर टू द इंडियन गवर्नमेंट कौन हो चुके हैं? ये है वाइस एडमायरल लोचन सिंह पठानिया। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा अपॉइंटमेंट और अगली स्लाइड में हम कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। हाल ही में पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड की बन चुकी हैं राधा रतूर। ठीक है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के नए चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं कौन? मिस्टर शरद चौहान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के नए DG हैं दलजीत सिंह चौधरी। Who has been appointed as the Chief Staff Officer Operations of Eastern Naval Command। इनका नाम है रियर एडमायरल शांतनु झा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the Director General of Naval Operations in the Indian Navy। इनका नाम है वाइस एडमायरल AN प्रमोद। ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन BHU दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने इनॉग्रेट किया नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक जो कि इक्विप्ड होगा विद एन ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन जिसको इंडिजिनस तरीके से हमने डेवलप की है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसको इंस्टॉल किया गया है गायनेश्वर लैब में इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट। 30 जनवरी को ये इक्विप की गई थी
और इस मशीन के थ्रू मिनिमाइज किया जाएगा प्लास्टिक यूसेज को, जिससे कि हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहे। और इसमें आप एफिशिएंट तरीके से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस बायोलॉजिकल मटेरियल, और इसमें आप एक साथ एक टाइम पे एकोमोडेट कर सकते हैं 32 सैंपल्स को इन जस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव साबित हुआ है इंडिया के लिए। याद रखिएगा, बीएचयू ने इंस्टॉल किया है नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अगली स्लाइड में हम कुछ इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो आजकल न्यूज़ में है। पहला है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ये रिपोर्ट कुछ दिनों पहले जारी करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। Recently, which institution has been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 in the institutional category? इसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। इनको चूज किया गया है फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये बात भी याद रखिएगा कि हाल ही में इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाई हैं, और पेटीएम को जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं आरबीआई की तरफ से वो कब से वैलिड हो जाएंगे, 29 फरवरी के बाद से। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो पेटीएम का यूपीआई वगैरह होता है वो सब काम करना बंद कर देगा। Recently, which global financial institution became the anchor investment in India's largest renewable energy infrastructure investment trust? कौन सी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एंकर इन्वेस्टर बनी है इंडिया के लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है बीजिंग, चाइना में। What is the name of a guideline issued by the UGC in India to instill human values and professional ethics in higher education institution? इस गाइडलाइन का नाम UGC ने क्या रखा था? इसका नाम था मूल्य प्रवाह 2.0। ठीक है। Which institution is the current president of the World Association of Investment Promotion Agencies? इसके लिए current president है Invest India। ठीक है। Who has been selected as the torch bearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक्स? 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हैं इनके लिए टॉर्च बेयरर किनको सिलेक्ट किया गया है? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि एक फॉर्मर शूटर हैं, साथ ही इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको सेलेक्ट किया गया है एज अ टॉर्च बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो ये वन ऑफ द 11,000 टॉर्च बेयरर्स हैं जिनको कि सेलेक्ट किया गया थ्रू आउट फ्रांस में फॉर द 2024 ओलंपिक्स। तो ये जो 2024 की ओलंपिक टॉर्च रिले है ये कब स्टार्ट होगी फ्रांस में? 8 मई 2024 को। ठीक है, तो हाल ही में अभिनव बिंद्रा को सेलेक्ट किया गया है एज अ टॉर्च बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली विच प्लेयर वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन से प्लेयर हैं जिनको वुमेन सिंगल्स टाइटल मिला है या उन्होंने जीता है? तो आंसर है अराइना साबालेंका। और कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं ये? तो आंसर इज बेलारूस। Recently, which player made history by hitting the fastest triple century in the first class cricket? This is तन्मय अग्रवाल। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है by hitting the fastest triple century in the first class cricket. Recently, which player secured the first global table tennis title at the WTT feeder Corpus Christi 2024? इनका नाम है श्रीजा अकुला। ठीक है। Which player won the title of Women Singles India Open 2024? बहुत बार हमने क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है अब तक। ताई जू यिंग। Which player won the title of Men's Singles India Open 2024? इसके लिए विनर हैं शी यूकी। ठीक है। Which state government has recently suspended 5 officers for negligence in implementing the IEDSS scheme? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अपने 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। अगर आपसे पूछा जाए IEDSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम। ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2009 और 10 में। बेसिकली ये रिप्लेस करती है IEDC स्कीम को। ये क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम। और इस स्कीम का बेसिक एम है इंक्लूसिव और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज़ को आफ्टर 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। और इसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ कवर होती हैं, साथ ही इसमें गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और इसका बेसिक पर्पस है एक मॉडल इंक्लूसिव स्कूल स्टैब्लिश करना हर स्टेट के अंदर अंडर द स्कीम। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है कर्नाटका स्टेट।
चलिए कुछ स्कीम्स और योजनाएं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है लाभ योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? लाभ योजना को लॉन्च किया था उड़ीसा स्टेट ने। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द महतारी वंदना योजना? ये योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम, जिसका नाम है योग्य श्री? ये स्कीम है वेस्ट बंगाल की। Recently, the central government announced its plan to extend the basic facilities under the PM Janman scheme to which endangered tribe? Central government ने decide किया है कि वो कोलम ट्राइब्स के लिए अपने PM जनमन स्कीम को एक्सटेंड करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम रिलेटेड है बिहार से। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट ऑफ यूएसए हैज बीन हिट बाय एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म? हाल ही में कौन से यूएसए का स्टेट है जहां पे एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म देखने को मिला है? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक पोटेंट एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म देखने को मिला, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स यहाँ पे अकर होने लगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती हैं ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर 90% ऑफ मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू द पोल्स, ठीक है, और ये एक्ट करते हैं एज द अर्थ्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये जो स्टॉर्म है इसकी वजह से बहुत सारा अब रिस्क जनरेट हो चुका है बिकॉज ऑफ दीज इंटेंस मॉइस्चर चैनल्स। फाइन, तो हाल ही में कैलिफोर्निया में हमें एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म देखने को मिला है। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स ग्रुप को हाल ही में कौन सी 5 कंट्रीज ने ऑफिशियल तौर पे ज्वाइन कर लिया है? ये कंट्रीज का नाम जो है जरूर आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है इसमें सऊदी अरेबिया, सेकेंड है इजिप्ट, थर्ड है यूएई, फोर्थ है ईरान और फिफ्थ है एथियोपिया। Which 3 countries recently announced their withdrawal from the economic community of West African states? कौन से 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना विड्रॉल अनाउंस किया इस ब्लॉक से? ये 3 कंट्रीज थी बुर्किना फासो, माली और तीसरी कंट्री थी नाइजर, ठीक है। एक्सरसाइज सदा तनसीक, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? सदा तनसीक होती है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इशू द डिजिटल शेंगेन वीजा? कौन सी कंट्री है जो पहली हो चुकी है यूरोपियन यूनियन में जिसने कि इशू किया डिजिटल शेंगेन वीजाज को? तो यहाँ पे आंसर है फ्रांस। फ्रांस पहली कंट्री है यूरोपियन यूनियन की जो कि इशू कर रही है डिजिटल शेंगेन वीजाज को। और ये वीजाज किसके लिए हैं? 2024 के पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए। और कंट्री का प्लान है कि वो फुली डिजिटाइज करेंगे अपने इस शेंगेन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है फ्रांस कंट्री। Which Middle Eastern country recently launched the Mahada, Kayhan 2 and Hatef 1 satellites as seen in the news? ये सारे के सारे सैटेलाइट्स हैं ईरान कंट्री के, ओके। लास्ट क्वेश्चन है Where was the Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference held? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इस कॉन्फ्रेंस को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और इस इवेंट में बहुत सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ नेशंस एक प्लेटफॉर्म पे लाए गए इन अक्रॉस एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड कैरिबियन। इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि थीम क्या रखी गई थी तो हमने थीम रखी थी क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। ये पूरी थीम थी इस इवेंट के लिए। तो 2 बातें याद रखनी है आपको। ये मीटिंग कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। थीम क्या थी? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। चलिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं जो न्यूज़ में आए थे। Where was the first national conference on promotion of seaweed cultivation held? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? आंसर है कच्छ, गुजरात। Where was national conference on strategic trade controls held? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। Where was the 84th All India Presiding Officers Conference held? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिनों पहले मुंबई में। Where was the 44th All India Criminology Conference of the National Forensic Science University held? अगर आपको पता होता कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। इन विच रीजन ऑफ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ई गवर्नेंस बीइंग इनॉग्रेटेड? इसको इनॉग्रेट किया गया था गुवाहाटी, असम में और थीम रखी गई थी ई गवर्नेंस। इन विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हेल्ड इन 2024? इसके लिए वेन्यू था जयपुर सिटी जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। तो चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे।
ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hadsana signing off.